क्या होगा अगर द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में आपने जो कुछ भी सीखा वह कहानी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को छोड़ दे? अधिकांश लोग सोचते हैं कि यह तब शुरू हुआ जब हिटलर ने सितंबर 1939 में पोलैंड पर आक्रमण किया, लेकिन यह ऐसा है जैसे कहना कि टाइटैनिक बर्फ से टकराने के कारण डूब गया। जरूर सतह पर तो यही हुआ, लेकिन क्या हो अगर असली कारण कुछ पूरी तरह से अलग था? प्रथम विश्व युद्ध से बचा हुआ एक आरण संकट जिसे बैंकों को वसूलना था। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि हिटलर का सत्ता में आना उन्हीं अमेरिकी बैंकों द्वारा वित्तीय रूप से तैयार किया गया था जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध से लाभ कमाया था? क्या होगा अगर पोलैंड पर आक्रमण सिर्फ एक आरण वसूली अभियान का ट्रिगर था जो 20 वर्षों से बन रहा था? मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे प्रथम विश्व युद्ध के अनपेड़ कर्जों ने हिटलर को एक असफल कलाकार से अंतर्राष्ट्रीय लेनदारों के लिए एक हथियार में बदल दिया, और कैसे मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी संघर्ष वास्तव में विचारधारा और विजय के रूप में छुपा हुआ दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज समेकन कार्यक्रम था। कहानी 1939 में नहीं बल्कि 1919 में वर्साय के महल में शुरू होती है, जहां प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने वाली संधि ने एक वित्तीय समय बम स्थापित किया जिसने द्वितीय विश्व युद्ध को गणितीय रूप से अपरिहार्य बना दिया। 28 जून 1919 को जर्मन प्रतिनिधियों ने हॉल ऑफ मिरर्स में वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किए। इतिहास की किताबें क्षेत्रीय हानियों और सैन्य प्रतिबंधों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, लेकिन जर्मनी की ओर असली हथियार अनुच्छेद 231 था, युद्ध अपराध धारा, जिसने जर्मनी को सभी युद्ध क्षतियों के लिए जिम्मेदार ठहराया और पुनरावृत्ति के लिए कानूनी ढांचा स्थापित किया जिसने राष्ट्र को दिवालिया कर दिया। अंतिम क्षतिपूर्ति बिल 132 अरब सोने के मार्क्स पर आया, जो आज के पैसे में लगभग 400 अरब डॉलर के बराबर है। ये सिर्फ सजा नहीं थी, ये एक स्थायी आरण वसूली तंत्र का निर्माण था। लेकिन यहाँ वह बात है जो अधिकांश लोग वर्साय की क्षतिपूर्ति के बारे में नहीं समझते। जर्मनी से वास्तव में यह उम्मीद नहीं की गई थी कि वह यह राशि अपने संसाधनों से चुकाएगा। पूरी प्रणाली को शुरू से ही एक चक्रीय आरण व्यवस्था के रूप में डिजाइन किया गया था, जिसे अमेरिकी बैंकों द्वारा प्रबंधित किया जाता था। जर्मनी अमेरिकी वित्तीय संस्थानों से पैसा उधार लेता था ताकि वह ब्रिटेन और फ्रांस को मुआवजा भुगतान कर सके। फिर ब्रिटेन और फ्रांस उन मुआवजा भुगतानों का उपयोग अपने युद्ध हारणों को संयुक्त राज्य अमेरिका को चुकाने के लिए करते थे। अमेरिकी बैंक मूल रूप से जर्मनी को पैसा उधार दे रहे थे, जो यूरोप के माध्यम से बहकर अमेरिकी लेनदारों के पास लौटता था, प्रत्येक चरण में ब्याज जोड़कर। 1924 की डॉव्स योजना ने इस व्यवस्था को आधिकारिक बना दिया। अमेरिकी बैंकर चार्ल्स डॉव्स के नाम पर इस योजना ने जर्मन क्षतिपूर्ति को पुनर्गठित किया और जर्मनी की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए बड़े पैमाने पर अमेरिकी ऋण प्रदान किए। जेपी मॉर्गन एंड कंपनी ने एक संघ का नेतृत्व किया जिसने प्रारंभिक चरण में जर्मनी को 800 मिलियन सोने के मार्क्स का ऋण दिया। लेकिन बैंकिंग दृष्टिकोण से इस व्यवस्था की प्रतिभा यह थी कि ऋण कुछ शर्तों के साथ आए थे। अमेरिकी वित्तीय सलाहकार जर्मन सरकार के खर्च और कर संग्रह की निगरानी करेंगे। राइक्सबैंक जर्मनी का केंद्रीय बैंक आंशिक विदेशी नियंत्रण में आ गया। जर्मन रेलवे, औद्योगिक संपत्तियां और सीमा शुल्क राजस्व इन ऋणों के लिए गारंटी के रूप में रखे गए। व्यवहारिक रूप से इसका क्या मतलब था, इस पर विचार करें। एक संप्रभु राष्ट्र जिसने अभी अभी एक विश्व युद्ध लड़ा था, वह उन्हीं बैंकों के वित्तीय नियंत्रण में काम कर रहा था जिन्होंने उसके दुश्मनों को वित्त पोषित किया था। जर्मन नागरिक काम करते थे और कर चुकाते थे, लेकिन उस राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जर्मन सरकार के इसे घरेलू उद्देश्यों के लिए उपयोग करने से पहले स्वचालित रूप से अमेरिकी लेनदारों को स्थानांतरित कर दिया जाता था। ये केवल जर्मनी तक सीमित नहीं था। ये वही प्रणाली थी जो 1975 में ऑटोमन साम्राज्य पर थोपी गई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार इसे यूरोप के केंद्र में एक प्रमुख औद्योगिक शक्ति पर लागू किया जा रहा था। 1929 की यंग योजना ने इस व्यवस्था को फिर से विस्तारित और पुनर्गठित किया, कुल मुआवजे की राशि को कम कर दिया, लेकिन भुगतान अवधि को 1988 तक बढ़ा दिया। 59 वर्षों के भुगतान। इस पर विचार करें, जो बच्चे 1929 में पैदा हुए थे वे अपने पूरे कामकाजी जीवन में उस युद्ध के लिए भुगतान करते रहेंगे जो उनके जन्म से पहले समाप्त हो गया था। लेकिन यंग प्लान ने कुछ नया और भयावह भी बनाया। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, जो 1930 में बेसल स्विट्जरलैंड में स्थापित किया गया था, जाहिर तौर पर इन अंतर्राष्ट्रीय आरण प्रवाहों को प्रबंधित करने के लिए। BIS केंद्रीय बैंकों के लिए केंद्रीय बैंक बन गया, वह संस्था जहां जर्मन मुआवजा भुगतान संसाधित और ऋणदाता देशों को वितरित किए जाते थे। और 1924 और 1930 के बीच अमेरिकी निवेशकों ने जर्मनी को 27 अरब मार्क्स का ऋण दिया, जबकि जर्मनी ने 19 अरब मार्क्स मुआवजे में चुकाए। जर्मनी जितना चुका रहा था उससे अधिक उधार ले रहा था, लेकिन मुद्दा यह नहीं था। मुद्दा था स्थायी वित्तीय नियंत्रण के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे की स्थापना करना। जब तक ऋण मिलते रहे और क्षतिपूर्ति का भुगतान होता रहा, तब तक प्रणाली काम करती रही। समस्या ये थी कि अगर ऋण बंद हो गए तो क्या होगा, और 1929 में ऐसा ही हुआ। जब अक्टूबर 1929 में अमेरिकी शेयर बाजार ध्वस्त हो गया तो जर्मनी को अमेरिकी ऋणों का प्रवाह लगभग रातों रात बंद हो गया। याद रखें, पूरा पुनर्भरण प्रणाली अमेरिकी बैंकों द्वारा जर्मनी को भुगतान करने के लिए पैसे उधार देने पर निर्भर थी। जब ये बंद हो गए तो जर्मनी पुनर्भरण का भुगतान नहीं कर सका।
जब जर्मनी मुआवजा नहीं चुका सका तो ब्रिटेन और फ्रांस अपने अमेरिका के कर्ज नहीं चुका सके। चक्रीय आरण मशीन रुक गई थी और हर कोई उजागर हो गया था। जर्मनी के लिए परिणाम आर्थिक तबाही था। बेरोजगारी 1929 में 13 लाख से बढ़कर 1932 तक 6 मिलियन से अधिक हो गई। औद्योगिक उत्पादन ध्वस्त हो गया। बैंकिंग प्रणाली पूरी तरह से विफलता के कगार पर थी। वाइमर सरकार, जो पहले से ही पुनर्भुगतान के बोझ के कारण अलोकप्रिय थी, साधारण जर्मनों के दिमाग में आर्थिक आपदा से जुड़ गई। ये संयोग नहीं था। वर्साय में बनाई गई आरण संरचना ने जर्मनी को इस प्रकार के बाहरी झटके के लिए असुरक्षित बना दिया था। जब अमेरिकी आरण समाप्त हो गया तो जर्मन अर्थव्यवस्था के पास कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई तरीका नहीं था इस प्रभाव को सहन करने। लेकिन यहाँ समझने के लिए जो महत्वपूर्ण है वह यह है, जबकि साधारण जर्मन अवसाद से गुजर रहे थे, अमेरिकी और ब्रिटिश बैंक, जिन्होंने जर्मन ऋण रखा था, अपने संकट का सामना कर रहे थे। उन्होंने जर्मन निगमों, जर्मन बैंकों और जर्मन सरकार को अरबों का ऋण दिया था। यदि जर्मनी पूरी तरह से ढह जाता तो वे आरण डिफॉल्ट हो जाते, जिससे उन संस्थानों को भारी नुकसान होता जो पहले से ही 1929 के संकट से जूझ रहे थे। बैंकों को जर्मनी को इतना स्थिर रखना था कि वह भुगतान करता रहे, लेकिन इतना स्थिर नहीं कि वे आरण व्यवस्थाओं को चुनौती दे सके या भुगतान करने से इनकार कर सके। यहीं पर एडोल्फ हिटलर की कहानी शुरू होती है। 1930 में नाजी पार्टी एक मामूली राजनीतिक आंदोलन थी। 1933 तक हिटलर जर्मनी के चांसलर बन गए थे। केवल 3 वर्षों में एक हाशिए पर रहने वाली चरमपंथी पार्टी एक प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र पर कैसे नियंत्रण कर लेती है? सामान्य व्याख्या हिटलर के करिश्मा, वर्साय की संधि के प्रति जर्मन असंतोष और आर्थिक संकट के कारण उत्पन्न हताशा पर केंद्रित होती है। यह सब सच है, लेकिन यह उस वित्तीय तंत्र को नजरअंदाज करता है जिसने हिटलर के उदय को सक्षम बनाया और उन बैंकिंग हितों को जो इससे लाभान्वित हुए। 1930 से शुरू होकर जर्मन औद्योगिक निगमों ने नाजी पार्टी को बड़े पैमाने पर धन देना शुरू किया। ये अलग अलग दान नहीं थे, ये प्रमुख कंपनियों से व्यवस्थित वित्तीय समर्थन था, जिसमें आईजी फार्बेन, रासायनिक दिग्गज ग्रुप, इस्पात और हथियार निर्माता और थिसेन, कोयला और इस्पात के बारोन शामिल थे। लेकिन यहाँ मुख्य प्रश्न है, आर्थिक मंदी के दौरान ये जर्मन कंपनियां और राजनीतिक दलों को धन देने के लिए पैसा कहाँ से ला रही थीं? वे इसे अमेरिकी ऋणों और निवेशों से प्राप्त कर रहे थे, जो विशेष क्षेत्रों में जारी रहे, भले ही सामान्य ऋण देना बंद हो गया था। अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक, जो 1930 में पुनर्भुगतान प्रबंधन के लिए बनाया गया था, जर्मनी के लिए वित्तीय प्रवाह का एक चैनल बन गया, यहां तक कि अवसाद के सबसे बुरे समय में भी। बीआईएस राष्ट्रीय कानूनों से ऊपर संचालित होता था। इसके लेन देन सरकारी निगरानी के अधीन नहीं थे। इसकी बैठकें गुप्त थीं और इसके बोर्ड में जर्मन राइक्स बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क और प्रमुख यूरोपीय केंद्रीय बैंकों के प्रतिनिधि शामिल थे। बीआईएस पैसे को इस तरह से स्थानांतरित कर सकता था जो जनता या अधिकांश सरकारी अधिकारियों के लिए दिखाई नहीं देता था। जब जनवरी 1933 में हिटलर चांसलर बना तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि अमेरिकी बैंक जर्मनी को क्रेडिट देना बंद कर देंगे। इसके विपरीत हुआ। 1933 से 1939 के बीच जर्मनी में अमेरिकी निवेश नाटकीय रूप से बढ़ गया। अमेरिकी वित्तीय संस्थान नाजी शासन को पैसा क्यों उधार देंगे? इसका उत्तर है ठंडा वित्तीय गणना। हिटलर ने व्यवस्था बहाल करने, श्रमिक संघों को दबाने और सबसे महत्वपूर्ण जर्मनी के अंतर्राष्ट्रीय आणों का सम्मान करने का वादा किया। अमेरिकी ऋणदाताओं के लिए हिटलर एक बेहतर विकल्प था बनिस्बत एक संभावित साम्यवादी जर्मनी या एक ध्वस्त जर्मनी जो कुछ भी नहीं चुका सकता था। जब आप वास्तविक रिकॉर्ड देखते हैं तो नाजी जर्मनी के साथ अमेरिकी कॉरपोरेट भागीदारी का पैमाना चौंकाने वाला है। आईबीएम ने अपनी जर्मन सहायक कंपनी डीहुमैक के माध्यम से पंचकार्ड तकनीक प्रदान की, जिसने नाजियों को जनगणना संचालन और होलोकॉस्ट में उपयोग किए गए संगठनात्मक प्रणालियों को संचालित करने में सक्षम बनाया। आईबीएम के अध्यक्ष थॉमस वॉटसन को 1937 में हिटलर से जर्मन ईगल का मेरिट क्रॉस मिला और उन्होंने 1930 के दशक में नाजी सरकार के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखे। जनरल मोटर्स ने अपनी जर्मन सहायक कंपनी ओपल के माध्यम से नाजी सैन्य पुनः शस्त्रीकरण का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। 1938 तक ओपल वेहरमाख्ट के लिए ट्रक बना रहा था। फोर्ड मोटर कंपनी के जर्मन संचालन ने भी सैन्य उत्पादन के लिए उपकरण तैयार किए। रॉकफेलर परिवार द्वारा नियंत्रित स्टैंडर्ड ऑयल ने आईजी फार्बेन जर्मन रासायनिक समूह के साथ व्यापक व्यापारिक संबंध बनाए रखा, जिसने कंसंट्रेशन कैंपों में इस्तेमाल होने वाली जाइक्लोन बी गैस का उत्पादन किया। स्टैंडर्ड ऑयल ने सिंथेटिक रबर और सिंथेटिक ईंधन के पेटेंट आईजी फार्बेन के साथ साझा किए। यह तकनीक जर्मनी की युद्ध करने की क्षमता के लिए महत्वपूर्ण साबित हुई। भले ही प्राकृतिक रबर और पेट्रोलियम की सीमित पहुंच थी, ये व्यावसायिक संबंध नाजी पुनः शस्त्रीकरण के लिए आकस्मिक नहीं थे।
वे इसके लिए आवश्यक थे। जर्मनी का औद्योगिक आधार प्रथम विश्व युद्ध और मंदी से तबाह हो गया था। 1933 से 1939 के बीच जर्मन सैन्य क्षमता का तेजी से पुनर्निर्माण पूंजी, प्रौद्योगिकी और औद्योगिक उपकरणों की मांग करता था, जो काफी हद तक अमेरिकी निगमों से आया, लेकिन वास्तव में विस्फोटक सबूत बैंकिंग क्षेत्र से आता है। प्रेस्कॉट बुश, राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश के पिता और राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश के दादा, ब्राउन ब्रदर्स हैरमन में निदेशक और साझेदार थे, जिनके जर्मन औद्योगिक कंपनियों के साथ व्यापक वित्तीय संबंध थे, जिसमें फ्रिट्ज टाइसन शामिल थे, जो हिटलर के शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय समर्थकों में से एक थे। यूनियन बैंकिंग कॉरपोरेशन, जहां बुश निदेशक थे, की संपत्तियों को 1942 में अमेरिकी सरकार ने ट्रेडिंग विद द एनिमी एक्ट के तहत जब्त कर लिया था, क्योंकि इसके संबंध नाजी वित्त पोषकों से थे। ये मामूली व्यापारिक लेन देन नहीं थे, ये वे मौलिक वित्तीय संबंध थे जिन्होंने नाजी युद्ध मशीन को सक्षम बनाया। चेज बैंक, JP मॉर्गन की वाणिज्यिक बैंकिंग शाखा ने जर्मनी द्वारा फ्रांस पर कब्जा करने के बाद भी अपने पेरिस शाखा का संचालन जारी रखा। चेस पेरिस ने यहूदियों के खातों को फ्रीज कर दिया और उनकी संपत्तियों को बेच दिया, नाजी जब्ती के साथ सीधे सहयोग करते हुए। ये दबाव में नहीं किया गया था, ये यूरोपीय बाजारों तक पहुंच और बैंकिंग संबंध बनाए रखने के लिए नाजी नीतियों के साथ स्वैच्छिक सहयोग था। बैंक की कार्रवाइयों का विस्तार से दस्तावेजीकरण किया गया था, लेकिन युद्ध के बाद अधिकारियों के लिए कोई महत्वपूर्ण परिणाम नहीं हुए। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कार्य करना जारी रखा, जो सहयोगी और धुरी दोनों केंद्रीय बैंकों को शामिल करने वाला एक वित्तीय क्लियरिंग हाउस था। BIS ने नाजी सोने के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की। स्वर्ण, जिसमें होलोकॉस्ट पीड़ितों से जब्त किया गया स्वर्ण भी शामिल था, को मुद्रा में परिवर्तित किया गया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में उपयोग किया जा सकता था। बैंक के अमेरिकी और ब्रिटिश बोर्ड सदस्य युद्ध के दौरान तटस्थ स्विट्जरलैंड में बैठकों में भाग लेते रहे, जहां वे जर्मन और इतालवी समकक्षों के साथ एक ही मेज पर बैठे। जब ये युद्ध के बाद उजागर हुआ तो किसी पर भी मुकदमा नहीं चलाया गया। BIS अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के लिए इतना महत्वपूर्ण था कि इसके युद्धकालीन गतिविधियों पर सवाल उठाने से इसे बाधित नहीं किया जा सकता था। 1939 तक जर्मनी पर अमेरिकी बैंकों और निगमों का काफ़ी कर्ज था, लेकिन इसके साथ ही पूर्वी यूरोपीय देशों से भी भारी कर्ज था, जिन्होंने 1920 के दशक में जर्मन बैंकों से उधार लिया था। पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया और जर्मनी के प्रभाव क्षेत्र में अन्य देशों ने डॉव्स और यंग योजना के दौरान जर्मन ऋण लिए थे। वे ऋण अभी भी बकाया थे। जब जर्मनी ने सितंबर 1939 में पोलैंड पर आक्रमण किया तो इस सैन्य कार्रवाई का एक वित्तीय पहलू था, जिसे अधिकांश लोग नहीं पहचानते। पूर्वी यूरोप पर जर्मन विजय का मतलब था उन देशों के संसाधनों पर जर्मन नियंत्रण और पूर्ववर्ती रणों पर भुगतान प्राप्त करने की क्षमता। मानक ऐतिहासिक कथा हिटलर की आक्रामकता को वैचारिक रूप में प्रस्तुत करती है, जो नस्लीय सिद्धांतों और जर्मनों के लिए लेबेंसराउम रहने की जगह की इच्छा से प्रेरित है। यह आंशिक रूप से सही है, लेकिन यह उस आर्थिक तर्क को नजरअंदाज करता है जिसने जर्मनी के ऋणदाताओं के दृष्टिकोण से आक्रामकता को वित्तीय रूप से तर्कसंगत बना दिया। यदि जर्मनी संसाधन समृद्ध क्षेत्र पर विजय प्राप्त करता तो वह अमेरिकी बैंकों के ऋण चुकाने के लिए आवश्यक राजस्व उत्पन्न कर सकता था। यदि जर्मनी आर्थिक रूप से ध्वस्त हो जाता तो वे ऋण डिफॉल्ट हो जाते। सैन्य विस्तार वास्तव में जर्मनी के अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं के हितों की सबसे अच्छी सेवा करने वाला समाधान था। ये कुछ ऐसा समझाता है जो अन्यथा कोई मतलब नहीं रखता। जब हिटलर की आक्रामक मंशा स्पष्ट हो गई थी, तब भी अमेरिकी बैंकों ने नाजी जर्मनी को ऋण देना क्यों जारी रखा? अमेरिकी कंपनियों ने 1930 के दशक में जर्मन सैन्य निर्माण को क्यों जारी रखा? इसका उत्तर यह है कि लेनदारों का वित्तीय हित था कि जर्मनी इतना शक्तिशाली बने कि वह पूर्वी यूरोप से धन निकाल सके। एक कमजोर जर्मनी अपने कर्ज का भुगतान नहीं कर सकता था। एक मजबूत जर्मनी पर्याप्त संसाधनों की लूट कर सकता था ताकि वह अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सके। कब्जे वाले क्षेत्रों से लूट का पैमाना विशाल था और यह सीधे कर्ज सेवा से जुड़ा था। जर्मनी ने पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस और अन्य देशों पर कब्जा कर लिया। जर्मन सरकार ने कब्जे की लागतें लगाईं, जिससे इन देशों को अपने ही कब्जे के लिए भुगतान करना पड़ा। फ्रांसीसी भुगतान अकेले ही सालाना 860 मिलियन मार्क से अधिक थे, जो जर्मन कब्जे वाली सेनाओं को बनाए रखने की लागत से अधिक थे। ये अधिशेष कब्जे वाले क्षेत्रों में स्थितियों को सुधारने के लिए नहीं गया। ये बर्लिन में जर्मनी के अंतर्राष्ट्रीय रणों की सेवा करने और आगे की सैन्य गतिविधियों को वित्त पोषित करने के लिए गया। लेकिन असली वित्तीय परिवर्तन 1941 में अमेरिका के युद्ध में प्रवेश के साथ आया। जैसे प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिकी भागीदारी ने आरण की गतिशीलता को मौलिक रूप से बदल दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने लैंड लीज कार्यक्रम के माध्यम से ब्रिटेन और अन्य सहयोगियों को बड़े पैमाने पर आरण देना शुरू किया। युद्ध के अंत तक लैंड लीज सहायता कुल मिलाकर $50 अरब से अधिक थी, जो आज के लगभग $700 अरब के बराबर है। ब्रिटेन, जिसने एक रणदाता राष्ट्र के रूप में युद्ध में प्रवेश किया था और जिसका साम्राज्य पूरे विश्व में फैला हुआ था, दुनिया का सबसे बड़ा ऋणी बनकर उभरेगा, जो संयुक्त राज्य अमेरिका को इतनी राशि का ऋण चुकाएगा जिसे चुकाने में दशकों लगेंगे।
प्रथम विश्व युद्ध का पैटर्न बिल्कुल दोहराया गया। एक यूरोपीय संघर्ष ने आपातकालीन उधारी की जरूरतें पैदा की, जिससे अमेरिकी वित्तीय संस्थानों को उन राष्ट्रों पर प्रमुख ऋणदाता स्थिति स्थापित करने की अनुमति मिली जो पहले आर्थिक प्रतिद्वंद्वी थे। हर तोप का गोला दागा गया, हर टैंक का उत्पादन हुआ, हर बम वर्षक को आकाश में भेजा गया। ये सभी ऋण दायित्वों का प्रतिनिधित्व करते थे जो सैन्य संघर्ष के बाद पीढ़ियों तक बने रहेंगे। युद्ध जितना लंबा चला, यूरोप ने अमेरिका से उतना ही अधिक उधार लिया। यूरोप जितना अधिक उधार लेता गया, अमेरिका की वित्तीय स्थिति उतनी ही अधिक प्रभावशाली होती गई। जुलाई 1944 में जब युद्ध अभी भी चल रहा था, 44 मित्र राष्ट्रों के 730 प्रतिनिधि ब्रिटेन वुड्स, न्यू हैम्पशायर के माउंट वॉशिंगटन होटल में एकत्रित हुए। घोषित उद्देश्य एक नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली स्थापित करना था जो भविष्य के संघर्षों को रोक सके। वास्तविक उद्देश्य युद्ध के बाद की दुनिया पर अमेरिकी वित्तीय प्रभुत्व को औपचारिक रूप देना था। ब्रेटन वुड्स समझौते ने अमेरिकी डॉलर को विश्व की आरक्षित मुद्रा के रूप में स्थापित किया, जिसे प्रति औंस $35 के सोने द्वारा समर्थित किया गया। सभी अन्य मुद्राओं को डॉलर से जोड़ा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों का मुख्यालय वॉशिंगटन में है। अंतर्राष्ट्रीय ऋण और विकास सहायता का प्रबंधन करेंगे। व्यवहारिक रूप से इसका क्या मतलब था, इस पर विचार करें। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध से उभरकर दुनिया के अधिकांश स्वर्ण भंडारों को धारण कर रहा था, दुनिया की आरक्षित मुद्रा को नियंत्रित कर रहा था और पुनर्निर्माण के लिए मुख्य ऋणदाता के रूप में कार्य कर रहा था। यूरोप और जापान जो युद्ध से तबाह हो गए थे, पुनर्निर्माण के लिए अमेरिकी संस्थानों से उधार लेने की आवश्यकता होगी। वे ऋण डॉलर में होंगे, जिससे अमेरिकी मुद्रा की स्थायी मांग बनेगी। आरक्षित मुद्रा के रूप में डॉलर की भूमिका का मतलब था कि संयुक्त राज्य अमेरिका आयात के लिए पैसे छाप सकता था, जबकि अन्य देशों को निर्यात के माध्यम से डॉलर कमाने पड़ते थे। अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के माध्यम से वह हासिल किया जो ब्रिटेन ने प्रथम विश्व युद्ध के माध्यम से खो दिया था, यानी मौद्रिक प्रणाली के नियंत्रण के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था से धन निकालने की क्षमता। 1947 में घोषित मार्शल योजना ने पश्चिमी यूरोप को पुनर्निर्माण के लिए $13 अरब की सहायता दी। इसे आमतौर पर अमेरिकी उदारता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन मार्शल योजना को अनुदान के रूप में नहीं बल्कि आर्ण के रूप में संरचित किया गया था, हालांकि शर्तें अनुकूल थीं। यूरोपीय देशों ने जो मार्शल प्लान की सहायता स्वीकार की, वे अमेरिकी वस्तुओं के लिए अपने बाजार खोलने, अमेरिकी निवेशकों को विशेष प्राथमिकता देने और अपनी विदेश नीतियों को अमेरिकी हितों के साथ संरेखित करने के लिए भी सहमत हुए। ये सहायता उन शर्तों के साथ आई जिसने दशकों तक पश्चिमी यूरोप पर अमेरिकी आर्थिक प्रभुत्व स्थापित किया। लेकिन यहाँ जो वास्तव में युद्धोत्तर व्यवस्था की वित्तीय प्रकृति को प्रकट करता है, जर्मनी पराजित आक्रांता जिसके रणों ने 2 विश्व युद्धों का कारण बना, को कब्जे के क्षेत्रों में विभाजित किया गया और वर्साय की तुलना में बहुत कम कठोर क्षतिपूर्ति दी गई। क्यों? क्योंकि अमेरिकी नीति निर्माताओं ने सीखा था कि जर्मनी को अदायगी न कर सकने वाले ऋणों से कुचलने से अस्थिरता पैदा होगी जो अमेरिकी निवेशों को खतरे में डालेगी। इसके बजाय पश्चिमी जर्मनी को मार्शल प्लान की सहायता मिली। इसके ऋणों को प्रबंधनीय शर्तों पर पुनर्गठित किया गया और इसे अमेरिकी नेतृत्व वाली आर्थिक प्रणाली में एकीकृत औद्योगिक शक्ति के रूप में पुनर्निर्मित किया गया। पूर्वी जर्मनी, जो सोवियत नियंत्रण में था, को व्यवस्थित रूप से लूटा गया और दशकों तक आर्थिक रूप से तबाह रहा। अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक, जिसने युद्ध के दौरान नाजी सोने के लेन देन की सुविधा प्रदान की थी, 1945 के बाद न्यूनतम बाधा के साथ संचालित होता रहा। इसकी युद्धकालीन गतिविधियों के लिए किसी को भी अभियोजित नहीं किया गया। संस्था बहुत उपयोगी थी। इसने केंद्रीय बैंकों के सहयोग के लिए एक मंच प्रदान किया जो राष्ट्रीय कानूनों से ऊपर और लोकतांत्रिक जवाबदेही से परे संचालित होता था। PAS आज भी मौजूद है, अभी भी बेसल में मुख्यालय है और अभी भी ऐसी बैठकें और लेन देन करता है जो सार्वजनिक निगरानी के अधीन नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के ऋण का अंतिम निपटान दशकों तक चला। ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को अपनी लैंड लीज की देनदारियों का भुगतान 2006 तक पूरा नहीं किया। जर्मनी का प्रथम विश्व युद्ध के लिए अंतिम क्षतिपूर्ति भुगतान 2010 में किया गया था, युद्ध विराम के 22 साल बाद। लेकिन जर्मनी के द्वितीय विश्व युद्ध के ऋणों को बड़े पैमाने पर माफ या पुनर्गठित किया गया, नैतिक विचारों के कारण नहीं बल्कि इसलिए कि ऋणदाताओं ने सीखा था कि प्रबंधनीय ऋण अव्यवहार्य ऋण की तुलना में अधिक लाभदायक होता है। एक ऐसा ऋणी जो अनिश्चितकाल तक भुगतान कर सकता है उस ऋणी से अधिक मूल्यवान होता है जो गिर जाता है और चूक जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो शीत युद्ध हुआ उसे पूंजीवाद और साम्यवाद, लोकतंत्र और अधिनायकवाद के बीच एक वैचारिक संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया गया। यह सतही स्तर की व्याख्या है। वित्तीय वास्तविकता यह थी कि सोवियत संघ एक वैकल्पिक आर्थिक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता था जो डॉलर मूल्यांकित ऋण और अमेरिकी पर निर्भर नहीं थी। वित्तीय संस्थान पूरे सोवियत ब्लॉक ने ब्रिटेन वुड्स, IMF, विश्व बैंक और अमेरिकी बैंकों द्वारा नियंत्रित ऋण आधारित प्रणाली से बाहर निकलने का विकल्प चुना। शीत युद्ध की हथियारों की दौड़ ने वही कार्य किया जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध ने किया था। इसने उधारी की जरूरतें पैदा की जो दीर्घकालिक वित्तीय दायित्व स्थापित करती थीं।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने परमाणु हथियार बनाने, विश्व भर में सैन्य अड्डे बनाए रखने और प्रॉक्सी युद्धों को वित्त पोषित करने के लिए खरबों का उधार लिया। सोवियत संघ ने प्रौद्योगिकी और अनाज खरीदने के लिए पश्चिमी बैंकों से अरबों का उधार लिया, जिससे आरण निर्भरता बनी, जो अंततः इसके पतन में योगदान दी। जब सोवियत संघ अंततः 1991 में गिरा तो उसे सैन्य रूप से पराजित नहीं किया गया था, यह दिवालिया हो गया। सोवियत प्रणाली अमेरिकी सैन्य खर्च के बराबर आने के प्रयास में रणभार को सहन नहीं कर सकी। 1919 में स्थापित और 1945 में परिपूर्ण किया गया पैटर्न आज भी जारी है। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष आपातकालीन उधारी की स्थितियां पैदा करते हैं, जो वित्तीय संस्थानों को राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों पर दीर्घकालिक नियंत्रण स्थापित करने की अनुमति देते हैं। 2008 की वित्तीय संकट, जो प्रमुख बैंकों द्वारा लापरवाह ऋण देने के कारण हुआ, उन्हीं बैंकों को करदाता ऋण द्वारा वित्त पोषित खरबों डॉलर के बेल आउट प्राप्त हुए। संकट पैदा करने वाले बैंक संकट के बाद पहले से अधिक शक्तिशाली और लाभदायक हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध से लाभान्वित होने वाली विशेष संस्थाएं आज भी वैश्विक वित्त पर हावी हैं। जेपी मॉर्गन चेज, जो जेआरपी मॉर्गन एंड कंपनी का प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी है, जिसने दोनों विश्व युद्धों को वित्त पोषित किया, अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है। बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप और वेल्स फार्गो सभी युद्धकालीन वित्त से जुड़े हैं और खरबों की संपत्ति को नियंत्रित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली अभी भी ब्रेटन वुड्स में स्थापित डॉलर के प्रभुत्व के चारों ओर घूमती है। आईएमएफ और विश्व बैंक अभी भी आरंगग्रस्त देशों पर कठोर नीतियां लागू करते हैं, जो मानव कल्याण से अधिक ऋणदाता भुगतान को प्राथमिकता देती हैं। जब हम वर्तमान भू राजनीतिक तनावों को देखते हैं तो वही पैटर्न दिखाई देते हैं। अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा मुख्य रूप से विचारधारा या मानवाधिकारों के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करेगा। चीन के पास अमेरिकी सरकारी ऋण में $1 ट्रिलियन से अधिक है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने डॉलर के प्रभुत्व का उपयोग वित्तीय प्रतिबंध लगाने के लिए किया है, जो सैन्य बल से अधिक प्रभावी हैं। अगला बड़ा संघर्ष, चाहे आर्थिक हो या सैन्य, वैश्विक आरण संबंधों को उसी तरह से पुनः आकार देगा जैसे प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध ने किया था। तो आइए सभी टुकड़ों को जोड़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का अंत जर्मनी पर असंभव रणों के साथ हुआ, जिसने आर्थिक अस्थिरता पैदा की। अमेरिकी बैंकों ने उन रणों को इस तरह से पुनर्गठित किया कि उन्हें जर्मन वित्त पर नियंत्रण मिल गया। जब 1929 में यह प्रणाली ध्वस्त हो गई तो हिटलर सत्ता में आया, आंशिक रूप से जर्मन उद्योगपतियों से मिलने वाले वित्त पोषण के माध्यम से, जो अमेरिकी ऋण प्राप्त कर रहे थे। अमेरिकी निगमों ने 1933 से 1939 के बीच जर्मन सैन्य क्षमता को पुनर्निर्मित करने में मदद की, जबकि लाभदायक व्यावसायिक संबंध बनाए रखे। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स ने वित्तीय प्रवाह को सुगम बनाया, जिसमें युद्धकाल के दौरान भी मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र दोनों शामिल थे। द्वितीय विश्व युद्ध एक आरण संग्रह तंत्र के रूप में कार्य करता था, जहां पूर्वी यूरोप पर जर्मन विजय ने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों की सेवा के लिए संसाधनों के निष्कर्षण की अनुमति दी, जबकि अमेरिकी बैंकों से सहयोगी उधारी ने स्थायी अमेरिकी वित्तीय प्रभुत्व स्थापित किया। ब्रेटन वुड्स प्रणाली ने वैश्विक वित्त पर अमेरिकी नियंत्रण को औपचारिक रूप दिया। मार्शल योजना ने यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रति आरणी बना दिया, जबकि यूरोपीय बाजारों को अमेरिकी आर्थिक पैठ के लिए खोल दिया। और यह पैटर्न शीत युद्ध, वित्तीय संकटों और वर्तमान भू राजनीतिक तनावों के दौरान दोहराया गया है। प्रेस्कॉट बुश, जिनके बैंक ने नाजी उद्योगपतियों को वित्त पोषित किया था, बाद में अमेरिका के सीनेटर बने, उनके पोते राष्ट्रपति बने। नाजी जर्मनी से लाभान्वित होने वाले बैंकिंग और कॉरपोरेट अधिकारी किसी भी अभियोजन या परिणाम का सामना नहीं करना पड़ा। वे संस्थान जिन्होंने हिटलर के उदय को संभव बनाया, आज भी वैश्विक वित्त में प्रमुख ताकतें हैं। ये विफलता या दुर्भाग्यपूर्ण संयोग नहीं था, यह सफलता थी। प्रणाली ने ठीक वैसे ही काम किया जैसा इरादा था। वो युद्ध रण पैदा करते हैं, रण नियंत्रण पैदा करता है, नियंत्रण लाभ पैदा करता है। जब आप इस पैटर्न को समझते हैं तो आधुनिक घटनाएं अधिक समझ में आती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष हमेशा सबसे बड़े वित्तीय संस्थानों को क्यों लाभ पहुंचाते हैं? आपातकालीन स्थितियों के परिणाम स्वरूप हमेशा सरकारी आड़ में वृद्धि क्यों होती है, बजाय अंतर्राष्ट्रीय तनावों में कमी के? शांति समझौतों में हमेशा जटिल वित्तीय व्यवस्थाएं क्यों शामिल होती हैं, जो क्षेत्रीय या राजनीतिक समझौतों से अधिक महत्वपूर्ण लगती हैं? इसका उत्तर यह है कि युद्ध मुख्य रूप से विचारधारा, क्षेत्र या राजनीतिक विवादों के लिए नहीं लड़े जाते। वे युद्ध इसलिए लड़े जाते हैं ताकि ऋण आधारित वित्तीय प्रणाली स्थापित और बनाए रखी जा सके, जो ऋणदाताओं को लाभ पहुंचाती है, चाहे सैन्य संघर्ष में कोई भी पक्ष जीते। वे नाजी बैनर जो समाचार फिल्म में लटके हुए हैं, वे सैनिक जो पोलैंड में मार्च कर रहे हैं, वे बम जो लंदन पर गिर रहे हैं, ये सिर्फ सैन्य अभियान नहीं थे, ये ऋण वसूली गतिविधियाँ थीं। हर गोली जो चलाई गई, हर शहर जो नष्ट हुआ, हर जीवन जो खोया गया, उन ब्याज भुगतानों का प्रतिनिधित्व करता था जो बैंकों की ओर जा रहे थे, जिन्होंने ऐसे वित्तीय हालात बनाए थे जिससे युद्ध शांति से अधिक लाभदायक हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हिटलर बुरा था, हालांकि वह निश्चित रूप से था। यह इसलिए हुआ क्योंकि अवैतनिक प्रथम विश्व युद्ध के रणों ने एक गणितीय असंभवता पैदा कर दी थी, जिसे केवल एक और बड़े संघर्ष के माध्यम से ही हल किया जा सकता था, जो ऋण संबंधों को रीसेट करेगा और नई वित्तीय पदानुक्रम स्थापित करेगा।
हमें कैसे विश्व में नहीं रह रहे हैं जो ऐतिहासिक युद्धों के सैन्य परिणामों से आकार लिया गया है। हमें कैसे विश्व में रह रहे हैं जो उन युद्धों को वित्त पोषित करने वाली वित्तीय व्यवस्थाओं से आकार लिया गया है। और किसी भी युद्ध क्षेत्र की जीत या वैचारिक विजय या राजनीतिक समझौते से अधिक वही वित्तीय संरचना यह समझाती है कि क्यों हमारी वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली मानव कल्याण पर आण सेवा, राष्ट्रीय संप्रभुता पर ऋणदाता अधिकार और लोकतांत्रिक शासन पर बैंक लाभ को प्राथमिकता देती है। बैंकरों ने द्वितीय विश्व युद्ध को शुरू किया। उन्होंने 50 मिलियन मौतों के माध्यम से अपने कर्ज वसूले